IBN 7 हौसला है। नारायण नारायण, ये शब्द आपको कुछ याद दिला रहे होंगे। आपने नारायण दत्त तिवारी को लेकर जितने विवादों के बारे में सुना होगा, उनमें से एक विवाद शायद आप कभी नहीं भूले होंगे। वो विवाद है उनकी दूसरी पत्नी होने के महिला के दावे का। तब उनकी महिला के बेटे ने नारायण दत्त तिवारी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया था, जिसमें उसने तिवारी को अपना पिता बताया था। अब एक और ऐसा ही मामला सामने आ गया है। क्या है ये मामला और कौन है इस कहानी के किरदार, कितना सच है कितना झूठ है, ये पूरा मामला देखिए। सनसनीखेज आरोपों की ये दास्तां। इस पूरे मामले में हमने कथित पीड़ित महिला का नाम बदलकर जयाबेन वाघेला रख दिया है। ये महिला बीते 6 सालों से बेहद परेशान है। कभी अपने अंदर के शोर से डरती है तो कभी इसे बाहर की दुनिया की निगाहें डराती हैं। परिवार, समाज, शहर की भीड़ में भी ये महिला खुद को अकेला पाती है। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर क्या है इस महिला के डर की वजह? किस बात से ये महिला बेतरह डरती है? और आखिर क्यों ये महिला खुद को हमेशा तन्हा पाती है? इन सभी सवालों का जवाब इसी महिला के दिल में है। इसके दावे कितने सही हैं और कितने गलत, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मामला अदालत में है। लेकिन इसके जो आरोप हैं वो सभ्य समाज होने के नाते उस पर चर्चा और विचार करना न केवल लाजमी है बल्कि फर्ज भी। पहले हम बताते हैं कि ये महिला कौन है। ये महिला गुजरात के अमरेली की रहने वाली है और इस महिला ने मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे एक शख्स पर बलात्कार का इल्जाम लगाया है कि 93 में उसने गांधीनगर सर्किट हाउस में मेरे पर रेप किया था और रेप के बाद अंडर प्रेशर से संबंध आगे बढ़े और इसीलिए इसका असली नाम हम आपको नहीं बताएंगे। इसे हमने एक काल्पनिक नाम दिया है जया। जया के आरोप बेहद संगीन हैं। जया जिस पर आरोप मढ़ रही है वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। वो है गुजरात कांग्रेस का एक दिग्गज नेता, मनमोहन सरकार में रेल राज्य मंत्री नारायण राठवा। जी हाँ, नारायण राठवा पर ये संगीन इल्जाम लगे, लेकिन इल्जामों की ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। हम आपको फिर बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री पर जिस महिला ने आरोप लगाया है उसका नाम हम आपको नहीं बता सकते। उसे हमने एक काल्पनिक नाम दिया है जया। जया बेन की माने तो बलात्कार और दबाव में संबंध आगे बढ़ाने के बाद पूर्व मंत्री राठवा ने सोमवार मंदिर में ईश्वर को साक्षी मानकर उसके साथ शादी तक की। मैंने और उसने दोनों ने सोमनाथ मंदिर में शादी की। ये 2 बच्चे के लिए ही शादी की है। जया बेन की मानी जाए तो यूपीए सरकार के दौरान यानी मनमोहन सरकार के दौरान जब उसने इस मामले को उठाया तो बात तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक जा पहुंची। दावे के मुताबिक मनमोहन सरकार ने इस मामले की जांच तक करवाई और जांच में आरोप सच साबित हुए। जब वो रेलवे मंत्री थे तभी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, तो उसने पूरी जांच करवाई थी और सेंट्रल आईबी ने इसका रिपोर्ट भी किया है कि नारायण भाई ने बहन ने सोमनाथ मंदिर में शादी की है, ये बच्चे के लिए लड़ रही है। जया बेन इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा से अपने अधिकार मांग रही हैं। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा से अपने दोनों बच्चों के नाम जोड़ रही हैं। अपने बच्चों के लिए राठवा सरनेम चाहती हैं और अपने बच्चों के लिए राठवा की संपत्ति में हक भी। लेकिन अभी तक ये इल्जाम हैं। कोर्ट सबूतों के आधार पर सारे मामले पर गौर कर रहा है और जल्द ही इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। तो आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे, इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ गुजरात के अमरेली से खुद रेखाबेन वाघेला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि रेखाबेन का चेहरा हम नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन इंसाफ की लड़ाई में अपनी आवाज उठाने के लिए उन्होंने खुद ही अपना चेहरा और सही नाम उजागर करने का आग्रह किया है, इसलिए हम आपको मिलवा रहे हैं, दिखा रहे हैं रेखाबेन से। इसके अलावा अहमदाबाद से हमारे साथ नारायण राठवा के वकील राकेश परमार हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ दिल्ली से बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ मौजूद है और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है शहजाद पूनावाला। इसके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे खुद नारायण राठवा, जिनसे हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले रेखा जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि पूरा मामला हमने इस पूरी कहानी में जरूर दिखाया है, लेकिन ये बताएं कि
अब जाकर ये मामला क्यों मीडिया के सामने आया, क्यों अभी जाकर आपने इसको उजागर किया? आपने कहा कि मनमोहन सरकार के टाइम में आपने शिकायत भी की थी, ऊपर तक केंद्र सरकार को शिकायत की गई थी और वहां पर उन्होंने जांच भी करवाई थी और जांच सही पाई गई थी। जी हेलो जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि अब ये मामला क्यों आप उजागर कर रही हैं? मामला तो कोर्ट में है, चल रहा है कोर्ट में। नहीं कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मेरे पर बार बार हमला हो रहा है ये केस वापस लेने के लिए, और कभी भी मुझे किडनैप कर देंगे, क्योंकि अभी मेरे पर 28 तारीख को 28/11 को अभी मेरे पर हमले हुए, तो हमले में मुझे किडनैप करने की उसकी आशंका थी और किडनैप का पूरा प्रयास भी हुआ, और फिर जाकर वहां से गाड़ी निकली और मैं बैठ गई तो मैं बच गई। इसलिए मैं मीडिया में इसलिए ओपन हो रही हूँ कि ये बार बार ये केस वापस लेने के लिए भी मेरे पर हमला हो रहा है, और राइट्स नहीं देने के लिए उसका लड़का, उसकी बीवी पहली है, वो भी दोनों परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मैटर मेरी और राठवा की है। राठवा ने ये सब कुछ किया है, लेकिन अब ये दबाव में मुझे दबाना चाहते हैं उसका लड़का और उसकी बीवी, क्योंकि प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा इसलिए। और क्या है कि कोर्ट में मामला है, लेकिन कोर्ट में भी क्या वहां पर जो मैटर आगे नहीं बढ़ने देता। गुजरात के गवर्नर से मैंने RTI से वो जो गवर्नर ने जो कुछ लिखा था वो सब कुछ मांगा मैंने, तो वो भी नहीं मिलने देते। कोर्ट में केस आगे नहीं बढ़ने देते, बिल्कुल मेंटली टॉर्चरिंग कर रहे हैं कि कुछ भी हो ये केस कितने सालों वापस ले से ये लो। पूरा मामला कोर्ट में है? ये 2010 में मैंने दाखिल किया। 2008 में ये सब कुछ ओपन मैंने इसलिए किया कि वो बार बार मारकूट करने लगे कि ये सब कुछ तुम फरियाद मत करो और बच्चे के बारे में कुछ ओपन ना करो, वरना मेरे मिनिस्ट्री पर चला जाएगा। आपके कितने बच्चे तो हैं? 2008 से मेरे ये नारायण राठवा से हुए 2 बच्चे हैं। जी, इसके अलावा भी आपका कोई बच्चा है? वो मेरे पहले मिस्टर थे, उसका इसने नारायण राठवा ने मर्डर करवा दिया है। उसकी एक लड़की है और वो डॉक्टर है। जी, चलिए ये दोनों बच्चे, लेकिन नारायण राठवा तो साफ मना कर रहे हैं कि उन्होंने कि आपका कोई बच्चा नहीं है उनसे। तो वो DNA करवा लेना। जी, DNA के लिए क्यों ये मना कर रहे हैं? तो अब आप चाहती क्या हैं? अब मामला कहाँ पर फंसा है, क्या चाहती हैं आप? नहीं, वो मामला यही गुजरात हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है, लेकिन वहां पर भी मैटर बोर्ड पर आने ही नहीं देते। ये एक ही बार तारीख हुआ, फिर उसके बाद तारीख आ ही नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि कटआउट पर चला गया है। इतनी ऐसे इम्पोर्टेंट मैटर है, बच्चे को न्याय मिल रहा है, और ये कह रहे हैं कि कटआउट पर मैटर है कि ये मैटर डे टू डे चलाए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं और उसको राइट्स नहीं मिल रहे, जो ट्राइबलों के राइट्स होते हैं वो। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। तो दर्शकों को साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि ये आपने तस्वीर का एक रुख देखा है। अब तक केवल जया के आरोपों का, माफ कीजिएगा रेखा, अब हम उनको असली नाम से ही पुकारेंगे, रेखा के आरोपों और दावों के आधार पर हमने आपको कहानी को समझाने की कोशिश की है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, नारायण राठवा। अब हम नारायण राठवा का पूरा मामला आपको दिखाते हैं, उनका रुख क्या है वो भी आपको बताते हैं, और दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बाद कहानी कहां पर पहुंचती है वो भी आपको बताते हैं। नारायण राठवा गुजरात में कांग्रेस के कद्दावर नेता। इस मामले के सामने आने के बाद सार्वजनिक जीवन जीने वाले राठवा को सामने आना पड़ा। बलात्कार, दूसरी शादी, 2 बच्चे, जिसे जायज कहें या नाजायज, तमाम आरोप, और इन आरोपों पर राठवा से बेहतर सफाई कोई दे भी नहीं सकता। सो राठवा ने सामने आने के बाद इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। यही नहीं, राठवा ने जयाबेन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी ठोक दिया, और वो भी 100 करोड़ का। 100 करोड़ के आसपास ये दावा हमने लगाया है, क्योंकि रेखा वाघेला पिछले 6 साल से हमको बहुत बदनाम करते हैं। मेरे फैमिली परिवार उससे बहुत ये दुखी हो गए हैं। पहले भी उसने 10 करोड़ का दावा किया है, वो भी बड़ौदा कोर्ट में पेंडिंग है, और ये 100 करोड़ का दावा इसलिए किया है कि जो सच बात है वो मीडिया के सामने में ना जाऊं, ताकि ये ओपन हो, पूरा का पूरा मैटर ओपन ना हो।
राठवा की माने तो जयाबेन उन्हें बदनाम कर रही हैं। उन्होंने उनसे कभी शादी की ही नहीं। उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में शादी किया था, ये गलत बात है। उसका पुरावा भी गलत है और उसके अंदर मैनिपुलेटेड एक लेटर पर यूज करके हमको बदनाम करने की कोशिश किया है। सच क्या है और झूठ क्या, इसका फैसला तो कोर्ट में होगा। लेकिन कोर्ट में और उसके बाहर बच्चों को लेकर जो विवाद है, उसकी हकीकत क्या है? जयाबेन का दावा है कि नारायण राठवा से रिश्ते में रहते उन्हें 2 बेटे हुए, जबकि राठवा का दावा है कि ये भी सफेद झूठ है। 95 में उसका एक लड़का है जो अभी दक्ष है नाम इसका, लेकिन उसका नाम दिग्विजय सिंह नारायण भाई राठवा कराने के लिए अभी कोर्ट मैटर चल रही है। और 2004 में वो रेलवे मंत्री बने और फिर 2005 में उसका दूसरा लड़का है, वो अभी कहीं राजकोट के काठियावाड़ बालाश्रम में उसने छोड़ दिया है। तो उसको वापस लाने के लिए, घर पर वापस लाने के लिए और उसको उसके पिताजी का नाम दिलवाने के लिए अभी कोर्ट मैटर चल रही है। उसका जो बेटा है दक्ष, ये बेटा की एलसी हम लोगों ने निकाल के लाया है। ये पुरावा आज रखा है, उसके साथ लगाया है। उसमें 1995 में उसका जन्म हुआ था और ये अमरेली में ही हुआ था। उसकी सासू का भी निवेदन उसमें रखा है कि उसकी सासू ने डॉक्टर सावलिया साहब की हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी करवाई थी। उसी टाइम फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन भी किया था। राठवा के इस बयान के बाद पूरे मामले में ट्विस्ट पैदा हो गया है। राठवा का दावा है कि पहले बच्चे के जन्म के बाद ही जयाबेन ने फैमिली प्लानिंग कर ली थी, इसीलिए जयाबेन गलत बयानी कर रही हैं। ऐसे में सबके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है, ये दूसरा बेटा कहां से आया? इसका जवाब भी राठवा देते हैं। दूसरा जो बच्चे की बात कर रहा है वो काठियावाड़ बाला आश्रम में गांधीग्राम पुलिस स्टेशन में गुमशुदा बालक मिला था, वो बालक की बात कर रही है। लेकिन वो बालक उसके पास है नहीं, वो उसकी मां नहीं है, वो मेरा बेटा भी नहीं है। लेकिन जयाबेन इन बयानों को सच को दबाने की साजिश बता रही है। जयाबेन का दावा है कि राठवा ही उनके दोनों बच्चों का पिता है और इसे साबित करने के लिए उन्होंने कोर्ट से राठवा का डीएनए टेस्ट करवाने की फरियाद की है। गुजरात हाई कोर्ट में अभी डीएनए के लिए केस चल रहा है, डोमेस्टिक का केस चल रहा है और डोमेस्टिक के अंदर हमने डीएनए की मांग की है। इतने सवालों के बाद एक सवाल अब आपके मन में भी उठ रहा होगा, आखिर जयाबेन नारायण राठवा के संपर्क में आई कैसे? जयाबेन की माने तो वो अपने पति के तबादले के सिलसिले में राठवा से मिली। असल में राठवा का कार्यक्षेत्र बड़ोदरा रहा है। जया का संबंध अमरेली जिले से है। अपने पति के तबादले के सिलसिले में वो राठवा से मिली थी। बाद में जयाबेन के पति की मौत हो गई। आरोप है कि इस बीच दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे और जैसे भी ये रिश्ते बने वो अब विवाद के रिश्ते में बदल गए हैं। अब जयाबेन ने राठवा से गुजारे भत्ते के रूप में हर महीने 3,75,000 रुपए की मांग की है। यह मामला अमरेली की कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा वो बच्चों के पिता और उनकी संपत्ति से मिलने वाले तमाम हक भी मांग रही हैं। अदालत के फैसले पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन अभी तो इस मामले के बाद जुबान पर 2 शब्द ही आते हैं, नारायण नारायण। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। चलिए हमारे साथ खुद रेखा वाघेला, हम एक बार फिर से बता दें कि हमने पहले इनकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन रेखा जी खुद कहती हैं क्योंकि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि उनका चेहरा भी सामने आए और उनका नाम भी सभी को पता चले। रेखा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आपने कहा ये हमने सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया, आप कह रहे हैं कि अब बच्चे इसकी मांग कर रहे हैं, क्या कहते हैं आपके बच्चे आपको? नहीं, बच्चे तो मांगेंगे ना कि इसके पिता कौन है, वो तो बच्चे को जानने का अधिकार है ना कि बच्चे के उसको, मेरे बच्चे बार बार मुझे भी नहीं, ये सब समाज तो उसको भी पूछेगा ना। ये मैटर ओपन हो गया तो समाज है, वो बच्चों के दोस्त है, वो सब तो बच्चों को भी पूछते रहेंगे ना कि ये मैटर क्या चल रही है। तो बच्चे मुझे पूछ रहे हैं ना कि मम्मा मेरे पिता कौन है। और जो छोटा लड़का है वो उसको छोड़ दिया है, वो कह रहा है कि अनाथ आश्रम से मिला, अनाथ आश्रम से ले आए, अनाथ आश्रम से मिला। तो राजकोट पुलिस ने और काठियावाड़ बालाश्रम ने दोनों ने बार बार मीडिया में मैंने मना किया था, फिर भी वो लोग बार बार पेपर में दे रहे थे कि इसके माता पिता कौन है। अगर मान लीजिए कि बच्चा मेरा और उसका नहीं है तो उसके ओरिजिनल माता पिता क्यों राजकोट से नहीं मिले, क्यों कोई सामने नहीं आया? जी ठीक है, ये तमाम सवाल आप उठा रहे हैं। हम दर्शकों को ये भी बता दें कि हमने खुद नारायण राठवा से फोन पर बात करने की कोशिश की।
आपसे कुछ ही क्षण पहले हमने उनको कॉल लगाया था, उन्होंने सीधे कहा कि वो बात नहीं करना चाहते हैं, वो हमारे शो में अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि दोबारा हम उनसे संपर्क कर सकें। राकेश परमार हमारे साथ हैं, जो कि नारायण राठवा के लॉयर हैं। राकेश जी, ये बताएं कि रेखा जी ये कह रही हैं कि बार बार उनको धमकियां मिल रही हैं, केस बंद करने के लिए कहा जा रहा है, यहां तक कि उनको ये भी खतरा है कि उनकी जान को भी खतरा है कि उनको कोई मरवा सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन सकती हूं, आप बोलिए। हाँ, ऐसी बात नहीं है। उसमें कभी भी उनको कोई, हाँ उसमें नवजोत जी ऐसी बात नहीं है। उनके कभी भी किसी ने धमकी नहीं दी थी उनको, और 2008 से उन्होंने बहुत सारे केसेस किए नारायण भाई के सामने, किसी में उनको सफलता नहीं मिली अब तक। और उनका कैरेक्टर जो है रेखा बहन का, तो जो पुलिस ऑफिसर ने जब स्टेटमेंट भी लिया है, उनकी जो सासू है, ओरिजिनल सासू उनकी, ओरिजिनल सासू का भी स्टेटमेंट में बहुत क्लियर है कि रेखा बहन ने उनको लड़के को, जो कश्यप भाई सोलंकी है, उसको भी घर में रखा था, वो दवा नहीं कर रही थी, तो उसके लिए भी उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी अमरेली में। तो उनका कैरेक्टर ऐसा है। वो जो पुलिस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि भाई यहाँ जो पुलिस कमिश्नर है बड़ौदा के, उसका जो रिपोर्ट है 2009 का, उसके अंदर बहुत क्लियर लिखा है कि इनके पास कोई एविडेंस है नहीं। राकेश जी आप एक वकील हैं पूरे अमरेली में। राकेश जी आप एक वकील हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल टेलीविजन पर आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप खुद जिम्मेदार हैं उन तमाम शब्दों के लिए। मैं ये जानना चाहूंगी कि नारायण राठवा ये इनकार कर रहे हैं। जी, मेरा अगला सवाल, नारायण राठवा साफ इनकार कर रहे हैं कि जो बच्चा है, जो दूसरा बच्चा है, वो उनका है नहीं है, वो अनाथ आश्रम से लिया हुआ है, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। सच्चाई क्या है? जी नहीं, सच्चाई वो उनका लड़का है ही नहीं। ऑन दी कॉन्ट्री, अगर वो 2006 में पुलिस कमिश्नर के सामने रेखाबेन का स्टेटमेंट था, उसमें बहुत क्लियर लिखा था उन्होंने कि मैं पिछले 4 साल से नारायण भाई को पहचानती हूँ। तो 4 साल यानी 2004 हुआ, तो 2004 से पहचानती, तो 95 में जो पहला लड़का हुआ है जिसका नाम दक्ष है, तो वो कैसे हो सकता है? तो लेकिन वो डीएनए टेस्ट के लिए भी तो बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? आप हामी भर दीजिए, करवा लीजिए डीएनए टेस्ट। हाँ, हमें जो जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ। डीएनए टेस्ट कराने का हमें कोई हर्ज नहीं। पहले तो ये साबित करे कि जो दूसरे बच्चे की बात कर रही है वो रेखा बहन, वो पहले वो साबित करे कि वो उसकी माँ है कि नहीं। अगर वो साबित कर दे कि वो उसकी माँ है, तो नारायण भाई को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो सच्चाई के साथ चलने वाला आदमी है। इतने बड़े लोक नेता है, 5 बार सांसद हो चुके हैं। उनको जरूरत नहीं है कोई भी ऐरे गहरे कोई लोग फरियाद कर दे। लेकिन उनको यहाँ फिर आना चाहिए था ना। हमने जब उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि वो नहीं बात करना चाहते, वो सामने नहीं आ रहे। अगर वो सच्चे हैं तो आते, बात करते, रेखा बहन से सामने बात करते। वो मैं सुधांशु जी बस एक मिनट। रेखा बहन तो क्या, उसके पास तो टाइम ही टाइम है। रेखा बहन को पिछले 2008 से उसके पास टाइम ही टाइम है। नवजोत जी, मैं ये कह रहा हूं, हम तो कानून की बात करते हैं। अगर उसके पास आज तक उन्होंने इतने केसेस किए हैं, अमरेली में केस किया था, उनमें भी सफलता नहीं मिली उनको। दूसरा केस 498 का किया, तो उसमें सी समरी फाइल की। इसमें बहुत क्लियर लिखा है पुलिस ने कि इनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो इनकी पत्नी है। और दूसरा, उन्होंने तो वहां तक किया, जो विकिपीडिया होती है, नारायण राठवा की एमपी की प्रोफाइल होती है, उसके अंदर उन्होंने ऐसा लिखा कि नामदार गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि रेखाबेन नारायण राठवा की लीगली पत्नी है। लेकिन आज तक हाईकोर्ट में आज तक ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है और ऐसा कोई जजमेंट नहीं है, तो हाईकोर्ट को भी उसने झूठा ठहराया है। ठीक है, तो सुधांशु मित्तल हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, गलत तरीके से रेखा बहन के इन तमाम जो भी ये आरोप लगा रही हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, सबसे पहला सवाल, आपको इनके आरोप कितने सही लग रहे हैं? और दूसरा ये सवाल, एक महिला अगर इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और वहां पर उसको धमकियां मिलती हैं बार बार कि आप अपना केस वापस ले लीजिए, आप केस बंद कर दीजिए, जान से मार दिया जाएगा, इस तरह की धमकियां भी मिलती हैं।
नवजोत जी, बहुत ही गंभीर विषय है ये जी। मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करूंगा कि भाई क्योंकि ये कांग्रेस के एक सांसद या पूर्व मंत्री का है इसलिए मुझे एक राजनीतिक इसके अंदर लाइन लेनी चाहिए। मैं सिर्फ एक महिला और एक पुरुष उनके बीच के संबंध और उससे जो आगे चीजें आई हैं उसके विषय में बात करना चाहता हूं। मैं राकेश जी बैठे, राकेश जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और बड़े स्पेसिफिक प्रश्न हैं, क्योंकि राकेश जी क्या होता है, एक तर्क होता है, एक वितर्क होता है, एक कुतर्क होता है। मैं अभी तक जितनी बात देख रहा था उसमें कुतर्क देख रहा हूं मैं, कि हम जो है अपने आप को सही ठहराने के लिए हम कुतर्क का सहारा लेते हैं। 2-3 प्रश्न है, वो उनसे विवाह हुआ या नहीं वो तो अलग है। क्या इनके संबंध नारायण जी के इनसे रेखा जी से थे या नहीं, एक, और क्या वो शारीरिक संबंध थे या नहीं, 2। तीसरा प्रश्न आता है कि क्या जो बच्चे हैं वो उनके हैं या नहीं। अब आपने देखिए क्या कहा, आपने कहा कि साहब दूसरा बच्चा उनका नहीं है और वो पहले प्रूव करे दूसरा बच्चा उनका है। दूसरा छोड़िए, पहले का बतलाइए। प्रश्न तो है कि दुराचरण हुआ नहीं हुआ। जी। एक और मैं आपको बतलाना चाहता हूं जी। किसी महिला को सत्य की लड़ाई में धमकाना, ये मैं बहुत जगह देख चुका हूं। आपको सिर्फ एक ध्यान दिलवाना चाहता हूं, महिपाल मदेरणा वाला जो किस्सा था। सुधांशु जी माफ कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेना है। मेरे साथ शहजाद भी बैठे हैं, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपके पास आऊंगी। शहजाद बस इतना बताइए, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी वहां पर भी इन्होंने अपील की और वहां पर जांच करवाई गई थी जिसमें सभी आरोप सही साबित हुए, क्या ऐसा था? देखिए, इसकी स्पष्टता के बारे में मुझे नहीं पता है, पर अगर आपकी रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि इन्होंने लिखा था और तब की सरकार रहते हुए उन्होंने ये दिया था कि ये ठीक है, ये तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपने भी मंत्री को नहीं बचाया। दूसरी बात मैं आपको, क्योंकि नारायण नारायण करके आप पैकेज चला रहे हो, तो आपका रेफरेंस नारायण दत्त तिवारी के संबंध में भी है। तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा दूं कि कांग्रेस ने नारायण दत्त तिवारी जी का भी जब मामला हुआ था तो अपने आप को दूर रखा था। जैसे इस मामले में मैंने गुजरात कांग्रेस के नेताओं से बात की, उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई हस्तक्षेप भी नहीं होगा, ये व्यक्तिगत मामला ये। और एक बात, पर एक चीज जो मजेदार बात यह है कि सुधांशु जी के पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी हाल ही में गए थे नारायण दत्त तिवारी जी के पास अपना समर्थन मांगने के लिए। अलग मुद्दा है। एक मिनट नवजोत जी, मुझे अपनी बात, मैंने तो किसी का हस्तक्षेप नहीं, लेकिन तो मैं ये कह रहा हूं कि जो विवादास्पद लोग हैं ऐसे, कांग्रेस पार्टी तो अपनी सरकार में भी उनके खिलाफ उनको दूर करती है, पर बीजेपी ने कभी बाबूभाई बोखरिया को ले लिया, कभी नारायण दत्त तिवारी को अडॉप्ट कर लिया। इससे ज्यादा पर मैं आपको एक कानूनी और एक व्यक्ति के रूप से कहना चाहता हूं एक बात, अगर कोई महिला आरोप लगाती है तो उसको फेस वैल्यू पे लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, और ये हम लोग कांग्रेस पार्टी में भी इसका विश्वास रखते हैं। और मैं सुधांशु जी से ये कहता हूं कि जो हमारे एक केंद्रीय मंत्री है निहाल चंद जी, जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट है। क्या सुधांशु जी वही स्टैंड आज जो इनके मामले में ले रहे, उन्हीं के मामले में नहीं? कई बीजेपी के प्रवक्ता आके ये कहे कि उस महिला ने राजनीतिक रूप से आरोप लगाए, तो क्या ये स्टैंड सेम रहेगा? ठीक है शहजाद, एक छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं, वापस लौटते हैं। नारायण नारायण, और इसी पर हम आपको दिखा रहे हैं हमारा आज का मुद्दा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हम वापस से आपको ये बता दें कि नारायण राठवा को हमने फोन करने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कैमरे के टेलीविजन के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई भी बात नहीं करेंगे। हालांकि उनके वकील राकेश परमार हमारे साथ मौजूद हैं, खुद रेखा वाघेला हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद पूनावाला और सुधांशु मित्तल जी। सुधांशु जी, शहजाद आप पर कुछ आरोप लगा रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले? मैं केवल आदरणीय मेरे बड़े भाई सुधांशु जी से ये कह रहा था कि हमारा प्रिंसिपल सबके नवजोत जी सुधांशु जी 10 सेकंड केवल, सुधांशु जी 10 सेकंड के लिए सुन लें और उसके बाद आपकी बारी। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इंसानियत के नाते मैं समझता हूं कि चाहे कौन सा भी मामला हो, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, अगर कोई महिला एक
पावरफुल नेता के खिलाफ एक आरोप लगाती है तो हमें महिला के साथ खड़े होना चाहिए। कानूनी रुख अलग होता है। तो मैं समझता हूं कि इस मामले में रेखा जी के साथ हम खड़े हैं और सुधांशु जी भी निहालचंद के मामले में, क्योंकि सुधांशु जी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति है। कुछ और प्रवक्ता भाजपा के ये कहने लगे थे कि वो महिला जो है वो कंस्पिरेसी कर रही है निहालचंद जी के खिलाफ। तो मेरा ये स्टैंड है कि अगर इस मामले में हम लोग महिला के साथ खड़े तो उस मामले में भी खड़े रहे और ये एक इंसानियत के नाते करे। और मैं आनंदीबेन जी से, क्योंकि वो महिला मुख्यमंत्री है, मैं एक कांग्रेसी समर्थक होने के नाते भी अपील करूंगा कि अगर इनकी जान को खतरा है तो इनको सुरक्षा दी जाए। ये तो सरकार के हाथ में है। मेरे ख्याल ये बात उन्होंने ऑलरेडी बात कही। जी सुधांशु जी। शहजाद जी, मुझे लगता था कि इस पे हम लोग राजनीति नहीं करेंगे। आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और आपका बहुत उज्जवल भविष्य है। कुछ विषयों पे राजनीति नहीं करी जाए तो अच्छा है। जहां तक निहाल जी का सवाल है, उनके केस में क्या है वो मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि अभी विषय से हमें नहीं भटकना चाहिए। अभी सारा जो है ना, हमें ध्यान इसी विषय पे केंद्रित करेंगे। जाने से पहले मैं आपको निहाल जी वाली भी बात करवा दूंगा। मैं दोहरे मापदंड नहीं रखता हूं, मेरी एक विश्वसनीयता है। प्रश्न ये है कि एक महिला को डराया और धमकाया जा सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल डराया धमकाया जा सकता है। और मैंने आपको एक केस का उदाहरण दिया। मदेरणा ने जब इनका बनवारी देवी का जब मर्डर करा था तो वहां पे भी यही था कि उनके एक वीडियो बनी हुई थी जिसमें उनके यौन संबंध उजागर हो रहे थे और उनको उस जिसको कहते हैं एविडेंस को खत्म करने के लिए उनका मर्डर हुआ है। देखिए, यहां पे रेखा जी की अगर जान को खतरा है या उन्होंने ये कहा कि मुझे बार बार धमकाया जा रहा है, तो इसको गंभीरता से लेके इनकी सुरक्षा का इंतजाम बिल्कुल होना चाहिए। मैं फिर अभी एक प्रश्न कर रहा हूं। देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत होती है, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव बोर्ड। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए कि भाई डीएनए होगा या नहीं होगा। इसमें इफ बट नहीं होना चाहिए। पहले वो ये प्रूव करें तो फिर हम ये करेंगे और पहले ये हो नहीं। अगर आपका दामन साफ है, मैं इसमें कोई ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने करा या नहीं करा या रेखा जी ने क्या करा क्या नहीं करा, बिल्कुल नहीं। सत्य जो है, हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम सिर्फ सत्य के साथ खड़े हैं। और सत्य को आज के दिन उजागर करना बहुत ही आसान होता है। क्यों? एक सेकंड में खत्म कर लूं भैया। जी। आज सत्य को उजागर करना इसलिए बहुत आसान है कि आज के दिन वैज्ञानिक तरीके इतने निकले हुए हैं और खासतौर से जब बच्चे हैं तो उनको देखिए, उन वैज्ञानिक तरीकों से ये बड़े आराम से स्थापित हो जाएगा कि इसमें सत्यता क्या है। जी। नारायण दत्त तिवारी जी वाले केस में क्या हुआ था? यही हुआ था कि उन्होंने बार बार कहते रहे कि नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये है वो है। और बाद में जब जबरन उनका डीएनए हुआ तो उसमें सत्यता सामने आ गई। तो इसमें बहुत लंबी बहस है। और एक आखिरी चीज मैं इसमें कहना चाहता हूं, न्यायिक प्रक्रिया जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण, बड़ी दुखदाई और बहुत लंबी है। और अक्सर उस इतनी लंबी प्रक्रिया में न्याय जो है उसकी कहीं बलि चढ़ जाती है। तो मैं सबसे इसमें एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस आरोप की और इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, और क्योंकि ये एक राजनीतिक व्यक्तित्व पे एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, सत्य जरूर निकलना चाहिए, इसलिए ये सारी प्रक्रिया शीघ्र से शीघ्र होनी चाहिए ताकि सत्य का उजागर हो सके। बिल्कुल जी। सुधांशु जी से आधा टाइम ही लूंगा मैं। पहली जो आप बात करें आधे से भी कम, दो लोग और डीएनए टेस्ट की जहां तक बात है, नारायण दत्त जी के भी मामले में कानूनी रूप से बोलूं तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर करवाया था। तो जब तक हाईकोर्ट ऑर्डर नहीं देता डीएनए टेस्ट के हम नहीं करवा सकते किसी पे, क्योंकि उसको शरीर को छूना पड़ता है उसके लिए। तो अगर इसमें ऑर्डर हो जाए तो उनको करवाना चाहिए। पर दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगा एक प्रिंसिपल के तौर पर, अगर एक सेकंड मैंने आपका हस्तक्षेप नहीं किया आपके बोलने पर। मैं देखिए, एक है महिला जो असशक्त है और एक है नेता जो बड़ा पावरफुल है। इन दोनों की लड़ाई इक्वल लड़ाई नहीं होती, तो महिला के साथ खड़ा होना जरूरी होता है। जो सुधांशु जी बात आज कर रहे हैं, ये तो एक हारा हुआ कांग्रेसी नेता है। पर निहालचंद जो है, एक सेकंड, निहालचंद के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट राजस्थान की कोर्ट ने दिया है और वो एक केंद्रीय मंत्री है। जाएंगे शहजाद, ये बताया आपने कहा कि आप महिला के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस वक्त यूपी की सरकार थी, अगर उसने वहां पर अर्जी दाखिल की थी तो पूरी सरकार को उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए था ना, तभी बिल्कुल क्लियर हो जाता। आप बोलते अपने मंत्री से कि जाइए और आप टेस्ट कराइए। मोहतरमा, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, इसीलिए तो आप ही के रिपोर्ट में आपने बताया कि इन्होंने रिपोर्ट दी है मंत्री के खिलाफ।
तो ये तो यूपीए सरकार की बात है, पर आज एक सरकार जो है एक ऐसे ही मंत्री को बचा रही है। तो प्रिंसिपल के मामले में मैं राजनीतिकरण नहीं कर रहा, प्रिंसिपल के मामले में सुधांशु जी आपकी पार्टी के कुछ नेताओं को भी जवाब देना पड़ेगा, पर इस मामले के ऊपर स्पेसिफिक रहते हुए हमें जो है कोर्ट की प्रक्रिया का पूरा पालन करना चाहिए, क्योंकि आरोप तो कल आम आदमी पार्टी ने भी लगाया, मानहानि का दावा भी सामने से ठुका, तो कौन सत्य बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है उसके लिए भी रुके। रेखा जी क्या आपने नारायण राठवा से मिलने की कोशिश की? जब आप उनके पास गई तो क्या उन्होंने डायरेक्ट आपको धमकी दी, क्या हुआ जरा बताइए। नहीं, मैं उसको मिलने के लिए गई और उसको बोला कि ये मैटर कोर्ट में मैं न जाऊं, अगर वो तुम बोल रहे हो तो मैं ये सब केस वापस ले लूं, लेकिन पहले बच्चों का क्या, बच्चों को उसको न्याय दे दो। तो सुनने के बजाय वो सर्किट हाउस में मुझे इतना मारा, फिर घर बोला कर इतना मारा कि तुम ये सब मैटर विड्रॉल कर दो, अगर विड्रॉल नहीं किया तो तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। और उसको आपको मैं ऐसा प्रूव देती हूँ कि इसके लिए आप ये उसका रिकॉर्डिंग सुनिए कि वो क्या बोल रहा है और उसका वकील। ये गालियां दे रहे सब। ये इतनी गंदी गाली दे रहे हैं कि मैं मीडिया में आगे कुछ सुना भी नहीं सकती आपको। इतनी गंदी गाली बोल रहे हैं कि मैं मीडिया में आपको सुना भी नहीं सकती। ये सब पूरा समाज देख रहे हैं और उसका वकील बोल रहा है कि मेरे कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के बारे में बोलने का उसको कोई राइट्स नहीं। पहले अपनी बीवी का सर्टिफिकेट दे वो कि उसकी बीवी का कैरेक्टर कैसा है। रही बात तीसरी कि ये गुजरात हाई कोर्ट का हुक्म है, मैं उसकी बीवी हूँ, लीगल वाइफ हूँ मैं उसकी। ये गुजरात हाई कोर्ट का हुक्म है मेरे पास और ये गुजरात हाई कोर्ट में आनंद दवे साहब ने लिख कर दिया है कि तुम अमरेली कलेक्टर के पास जाओ और अमरेली कलेक्टर ने ये हुक्म किया है कि ये न अमरेली कलेक्टर ने ये हुक्म किया है कि आप मामलतदार के पास आइए और मामलतदार को हुक्म किया है और मामलतदार के हुक्म के बाद ये मेरे डॉक्यूमेंट हो गए, मैं उसकी लीगल वाइफ बन गई हूँ। इसलिए उसके एडवोकेट को ऐसा कोई राइट नहीं है कि मुझे उस ऐसी गंदी बातें बताइए। रेखा बहन नहीं जी, मैं ये हाई कोर्ट का हुक्म उसका एडवोकेट ऐसे नहीं, हाई कोर्ट में कहाँ लिखा है लीगल वाइफ है? दिखाती हूँ मैं आपको। कौन सा हुक्म है ऐसा लिखा कि लीगली वाइफ है? आप उसको ऐसा लिखा है कि आप कलेक्टर के आप गलत कह रहे, दिखाइए। सुनिए, आप सुनिए, ठहरिए और सुनिए, धीरे से सुनिए। नहीं, कलेक्टर सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा लीगल वाइफ है आप, वो दिखाइए। तो हाई कोर्ट ने ऐसा लिखा है कि आप उसके पास हाईकोर्ट में नंबर होता है, हर एक एप्लीकेशन का नंबर होता है, ये नंबर दिखाइए इस नंबर भैया ये मीडिया है, तो पूरी दुनिया देख सके। अरे भैया कहाँ हुक्म हुआ है? अरे भैया धीरे से बोलिए, मैं मीडिया के सामने खड़ी हूँ, मैं सब मैं तो देखो मीडिया के सामने बैठी हूँ और लेकिन आप ये सच्चे बताइए ना। अरे सुनिएंगे ना तभी बताऊंगी ना। ये तो बताइए कि कौन से नंबर से है और कौन सा हुक्म किया है कि भाई लीगली वाइफ है आप? सिविल एप्लीकेशन नंबर 1405 और रेखा बहन राकेश जी ये बताएं कि ये बताएं अगर नारायण राठवा जी सही है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? डीएनए करवाने में क्या दिक्कत है? राकेश जी डीएनए कराने में क्या दिक्कत है? अपने घर का मामला लेकर आए हो। देखिए एडवोकेट जी मेरी आपकी चैनल में लेकिन मुझे सुनने तो सही है, आप मुझे सुनिए। आपके घर की मैटर लेकर आए हो, ऐसे मेरे से झगड़ा कर रहे हो, लेकिन सुनिए आप IBN 7 के सामने आप नहीं आ सकते, उसका मतलब ये नहीं है। IBN 7 के सामने आज नहीं आए उसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गए हैं या कुछ उसके भाई उसको भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं। राकेश जी बोल रहे हैं, ये राकेश जी होते हैं, सामाजिक प्रसंग ये होते हैं। राकेश जी रेखा बहन की तरह वो ऐसे राकेश जी आप ठीक है चलिए, लेकिन ये बताएं केस का नंबर निकालिए। हाँ जी राकेश जी केस का नंबर निकालिए, गुजरात हाईकोर्ट की वेबसाइट पे उसका केस का नंबर निकालिए। अगर घबराते होते तो स्यूट क्यों फाइल किया?
नहीं, आप नारायण भाई की क्यों वकीलात करिए, कोर्ट में मीडिया है। नहीं, वो दिखाइए कि ये मीडिया है और ये गुजरात हाईकोर्ट का एप्लीकेशन है। आप वेबसाइट में जाइए, गुजरात हाईकोर्ट की वेबसाइट में जाइए और उसमें केस नंबर निकालिए। राकेश जी, आप एक एडवोकेट, एक जिम्मेदार लोग है। अरे आप एक जिम्मेदार लोग है, ऐसे हवा में बातें नहीं, आपको नहीं अच्छा लगता ये हवा से बातें करना। आप एक एडवोकेट है, वो एक समझदार इंसान है। आपको सनद मिली है? नहीं, आप एप्लीकेशन, ये गुजरात का हाईकोर्ट, ये गुजरात हाईकोर्ट का सिंबल देख लीजिए। कहाँ मना कर रहा हूँ? आप बोल रहे हैं कि अर्जी ही नहीं, तो आप क्या बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन ही नहीं हुआ है? क्या एप्लीकेशन नहीं हुआ? एप्लीकेशन का नंबर देख लीजिए ना। ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट और ये उसका वॉइस रिकॉर्डिंग, उसकी गालियों, आप मेरे को ये दिखाइए गालियों का उसका ऐसा फाइल की थी आपने? नहीं, आप पहले आपके गालियों के बाद देख लीजिए राकेश जी, वो एविडेंस का है, ऑडियो एविडेंस। अरे राकेश जी, आपको लिख कर दूंगी मैं। वो तो राकेश जी, मैं ठीक है। नहीं राकेश जी, आप सुनिए, आप एक जिम्मेदार लीगल वाइफ, राकेश जी, आपको न्याय मिलना चाहिए। राकेश जी, मैं आपको राकेश जी एक मिनट सुनिए जरा। राकेश जी, मैं आपको सिर्फ एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं आपके पास सारे तथ्य है। पहले तो मैं जानता हूं कि आपके पास शायद कोई एविडेंस होगा कैरेक्टर से लेना देने का, उसको कोर्ट में ही पेश करना ज्यादा जिम्मेदार वाला चीज होगा, ना कि किसी एक नेशनल टेलीविजन पे, चाहे जो भी हो। ये वही हो जाएगा कि कुछ नेता आके कहते थे, सुनिए ना मेरी बात राकेश जी, एक मिनट, कुछ नेता के जेसिका के बारे में, एक सेकंड सर, जेसिका का जब केस था वहां पे भी कोई लोग कहते थे जेसिका के बारे में टीवी पे आके, अब ये निहालचंद वाले में भी कुछ प्रवक्ता बोलते थे वो महिला के बारे में। तो आपके पास एविडेंस है तो वो कोर्ट में दीजिए, ना कि नेशनल टेलीविजन पे आके किसी महिला के कैरेक्टर के बारे में बात करें। शायद आप सही भी होंगे। और दूसरी बात, ये जो गाली गलौज वाला मामला है, थ्रेट वाला मामला है, अगर इसमें कोई भी सच्चाई है तो मुझे नहीं लगता है आपको शोभा देती है। पूनावाला जी, चलिए मैं राकेश जी आऊंगी आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। इसी का जवाब राकेश जी आपसे लूंगी इस ब्रेक के बाद। तो चलिए, वक्त की कमी है, मैं सीधे रेखा जी आपके पास ही आना चाहूंगी। 30 सेकंड में सिर्फ ये बताइए कि आपके पास क्या सबूत है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नहीं, मेरे पास ये सबूत है कि वो उसका लड़का है, उसने गुजरात हाई कोर्ट में एक फरियाद वापस लेने के लिए गया था, तब वहाँ गुजरात हाई कोर्ट में समझौता हुआ था और समझौता में उसने लिख कर दिया है गुजरात हाई कोर्ट में और अमरेली चीफ कोर्ट को कि ये मेरे पापा उसको शादी करके ले आए, हम कोई बीच में नहीं आएंगे और ये आदिवासियों के रिवाज के मुजब पैसों के लेन देन से शादी हुई है। वो गुजरात हाई कोर्ट में भी समझौता हुआ था और यहाँ अमरेली चीफ कोर्ट में वो पेंडिंग है। और दूसरा, मैं इसकी वाइफ हूँ, तो उसका भी सबूत मैंने गुजरात हाई कोर्ट में 14,005 केस नंबर है। सुधांशु जी बस एक मिनट। राकेश जी, गुजरात हाई कोर्ट ने, राकेश जी, दो सबूत जो कि उन्होंने बता दिए हैं, राकेश जी कलेक्टर के पास चाहिए जी। यस राकेश जी, सुना आपने रेखा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दो सबूत हैं उनके पास, हाई कोर्ट ने लिख के दे दिया है कि वो उनकी पत्नी है, बच्चों के बारे में बात कही। नहीं, वो गलत कह, देखो गलत कह रहे वो नवजोत जी। उसमें अगर नारायण भाई ने दिया है तो दिखाइए हमें कि कहाँ दिया है, कौन से हाईकोर्ट में कौन से नंबर में दिया है। और दूसरा आपको ये बताना चाहता हूं, अभी 2012 में इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तब उन्होंने जो सौगंधनामा किया था एफिडेविट, उसमें बहुत क्लियर लिखा है रेखाबेन कश्यप भाई सोलंकी और नीचे लिखा है पेंशनर, ठीक है, और विधवा। उसके बारे में भी ये मैं आपको कहती हूँ। अब ये 2012 में विधानसभा का इलेक्शन केस जब आया तब ये केस कोर्ट में पेंडिंग था। तो फिर कहाँ से उसकी वाइफ हो गई? नहीं, गुजरात हाई कोर्ट में जब ये केस पेंडिंग था, जब इलेक्शन आया तब गुजरात हाई कोर्ट में केस पेंडिंग था और केस उसके बाद आया उसका डिसीजन। फाइल किया इलेक्शन में। ठीक है, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, राकेश जी, अरे कहाँ आप गलत बात कर रहे हो? राकेश जी, आपसे सिर्फ एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप साफ गोई से ये कहने को तैयार हैं
कि मैं आपके क्लाइंट नारायण जी बिना किसी भी शर्त के डीएनए टेस्ट करवाने को तैयार हैं। आप ये कहने को तैयार हैं कि नहीं, ये बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले उनको ये साबित करना चाहिए रेखा बहनों को कि वो लड़के की मां है कि नहीं। दूसरे लड़के की बात करता हूं। देखिए फिर वो अगर मगर नहीं कर रहा। अरे भाई आपका काम लड़का हुआ है करवा लो पहले। आखिर में केवल इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं मान रहे मुख्यमंत्री है, तो महिला मुख्यमंत्री देखिए मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, सुनिए महिला मुख्यमंत्री है, मैं खत्म महिला कर लूं, के आरोपों जी मैं को अपना खत्म गंभीरता कर से लूं। लेते हुए आप देखिए आप बीच में बोल रहे हैं, अब आप बीच में बोल रहे हैं। शहजाद जी मुझे मौका दिया गया था खास। ठीक है, मौका दिया आपने गया ये था। बात पहले भी बोली है। सर आखिरी कमेंट सुधांशु जी का ले लेते हैं। सुधांशु जी जल्दी 10 सेकंड। मैंने खत्म नहीं करा। मैं अब जी 10 सेकंड में इन्होंने जो है राजस्थान के हमारे मंत्री के बारे में कहा। शायद इनको ये नहीं पता कि इन्हीं की पुलिस ने जांच करके ये कहा कि मंत्री के खिलाफ जितने आरोप हैं वो झूठे हैं। इन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा का सदस्य थे। क्योंकि हमारे मुद्दे की बात ही नहीं है, आपने गलत मुद्दा लिया, वो जवाब इस पर दे रहे हैं, जवाब और सवाल चलेंगे तो बहुत लंबी बहस जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बहुत आप ये बात इंडिविजुअली कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इस मुद्दे को डिस्कस नहीं कर रहे थे। हम यहाँ पर नारायण राठवा का मुद्दा डिस्कस कर रहे थे। फिलहाल इस मुद्दे में भी इतना ही।